नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस नंबर 4 की बात करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न पर ये आपके बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तैयार किया गया है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न रहने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर क्या है, आपको ओपिनियन क्या है, आपका फीडबैक क्या है, 30 में से आपका कितना स्कोर है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइए, फीडबैक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट आप पाना चाहते हैं तो इस वे क्लास को, इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड करने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिलेगा बाल विकास प्रैक्टिस सेट, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सारे प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, क्योंकि यह दोस्तों राष्ट्र हित में टीटी परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, आवर फैमिली है, आपका परिवार है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे में चैनल पर जितने मेरे प्यारे भाई बहन विजिट कर रहे हैं, शिक्षक बंधु जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, शिक्षक अध्यापक अध्यापिका बनना, सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। पहला प्रश्न है दोस्तों कि किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? वुडवर्थ के अनुसार, गैरेट के अनुसार, हॉलैंड के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार। यानी किसके अनुसार, यह किन्होंने कहा था कि बालक का विकास जो है आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? ये किसने कहा था? तो ये वुडवर्थ के अनुसार है। देखिए, आनुवंशिकता से व्यवहार से या व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है, और वातावरण उस रचना तंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित करता है। जिस प्रकार से बीज से वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का जो स्तर होता है वह निर्धारित करता है। यानी दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकास होना संभव नहीं है। इसलिए वुडवर्थ का मत है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण के गुणनफल होता है। दूसरा प्रश्न है, हर एक प्रश्न का कंक्लूजन जानेंगे और इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सारा आपका क्लियर होगा, क्योंकि हमारा टारगेट जो है सीडीपी में 30 में से 25 प्लस का स्कोर क्रैक करना और सिलेक्शन का रास्ता तय करना और आसान करना। दूसरा प्रश्न है प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का है, ध्यान दीजिए। प्रश्न यह है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजोए है। यह कथन किसका है? टिश्नर का है, वुंट का है, वुडवर्थ का है, या हम बात कर रहे हैं मैकडूगल की बात कर रहे हैं? आपका कमेंट क्या कहता है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसके बाद मन का, फिर अपनी चेतना का, अभी क्या है वह एक प्रकार के व्यवहार को सजोया है? तो यह कथन किसी और का नहीं, हम बात कर रहे हैं वुडवर्थ की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे, नोट करेंगे सभी प्यारे मित्र। साइकोलॉजी मनोविज्ञान यूनानी भाषा का शब्द है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइकी और लोगस। अतः साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, और कालचक्र के अनुसार जो है मनोविज्ञान का विषय बदलता रहता है। अंततः क्या है, मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना। और जो आपका व्यवहार, चेतना, मन, आत्मा वुडवर्थ के शब्दों में है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार के विधि को स्वीकार करता है। यह वुडवर्थ के शब्दों में वुडवर्थ का कथन है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। आई थिंक सभी प्यारे मित्र, आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, सभी सपोर्ट करते रहें, फीडबैक करते रहें। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित होता है 2 से 5 वर्षों का, 6 के यौवन तक का, 18 से 20 वर्षों तक, या 20 से 22 वर्षों तक। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का जो वर्ष अंतराल है वह संबंधित होता है, हम बात कर रहे हैं 6 से लेके यौवन तक की बात कर रहे हैं। 6 से लेकर कहाँ यौवन तक की बात करें, सभी प्यारे मित्र जानते हैं, यानी कि हम किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एरिक्सन ने, फ्रॉयड ने, कोहलर ने, या वाटसन ने किया था? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, आपकी तैयारी क्या है, आप जरूर चेक करें। एग्जाम के पहले जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको समय का जो होता है लिमिटेशन होता है कि इतने समय में आपको करना है। ये आप प्रैक्टिस सेट अटेंड करके ही वो अपने टाइम लिमिट को क्या है एडजस्ट कर सकते हैं। तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपका एक ही नाम आता है, हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर एरिक्सन फर्स्ट की बात कर रहे हैं।
देखिए, विकास के जो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था, और इस सिद्धांत के अनुसार जो है बच्चे माता और पिता दोनों से ही नैतिक नियमों को सीखते हैं। प्रश्न बनता है यहाँ पर कि बच्चे माता और पिता दोनों से ही नैतिक नियमों को सीखते हैं, किस सिद्धांत पर है? तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार है। और किसका कथन है? तो यह आपके एरिक्सन का कथन है। पांचवा प्रश्न है, नोट करें सभी प्यारे मित्र, कि किसके अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के तीन घटक है। देखिए, जो पिछला प्रैक्टिस नंबर जो तीसरा था, उसमें हमने इसका बहुत ही अच्छा डिटेल से आपको बताया था। इसलिए आपको बताया था क्योंकि यहाँ से प्रश्न, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पे कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अब आपको बताना है किसके अनुसार इदम, अहम, परहम व्यक्तित्व के तीन घटक हैं। तो हमने बताया था, फ्राइड की बात की थी। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के विकास में चेतन की अपेक्षा अचेतन को सर्वाधिक महत्व देते हैं। प्रश्न आ सकता है कि किसने जो है व्यक्तित्व के विकास में चेतन की अपेक्षा अचेतन को सर्वाधिक महत्व देते हैं? तो वह आपके सिगमंड फ्राइड हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र अधिकतम विस्तृत है। अचेतन का जो है क्षेत्र जो विस्तृत माना जाता है। और फ्राइड ने व्यक्तित्व की संरचना में इदम, अहम और पराहम, जिसे हम अत्यहम, इन तीनों तत्वों को विशेष महत्व दिया। संबंध क्या है? जन्मजात वंशानुगत क्षेत्र से है। और अहम का संबंध होता है आपका किससे होता है? यथार्थ जगत से होता है। और पराहम नैतिक मूल, आत्मा की अंतःकिरण की पुकार कहा जाता है। छठवां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? वाटसन, स्किनर, गुथरी, थॉर्नडाइक। देखिए, आपको एक ही शब्द यहाँ पे देखना कि अगर ये लाइन आपको दिख गई, क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा, ठीक है, ये चीज़ अगर आपको दिखती है तो आपको हम बात करें स्किनर की बात कर रहे हैं। एक ही ऑप्शन क्लिक करना, हम बात करें स्किनर की। प्रसिद्ध जो व्यवहारवादी अमेरिकी वैज्ञानिक वी.एफ. स्किनर की बात कर रहे हैं। अपनी पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के आपके कौन है, ये किसकी पुस्तक है? तो मनोवैज्ञानिक वी.एफ. स्किनर, व्यवहारवादी हैं आपके प्रसिद्ध, इनकी आपकी यह पुस्तक है। और इस सिद्धांत में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। और ये सिद्धांत कौन सा कहलाता है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किया। और इस सिद्धांत और यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्रिया को बार बार करने पर परिपक्वता आ जाती है, और इसी प्रकार का जो भाषा का विकास भी हो जाता है और आसानी से सीखा जा सकता है। एक अंडरलाइन देखूंगा, आपको कोशिश करूंगा कि ये अंडरलाइन जरूर कीजिए आप लोग, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। देखिए, यह प्रश्न आ सकता है, किस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्रिया को बार बार करने पर परिपक्वता आ जाती है? तो वह आपकी कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की बात कर रहे हैं। नोट करें, इसलिए कंक्लूजन डिटेल के साथ लाते हैं क्योंकि यहाँ से संभावित 2-3 प्रश्न आपके बन जाते हैं। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? नकारात्मक प्रश्न है। प्रसार, बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान। तो ये देखिए, सभी लोग जानते हैं, हमने बहुलांक, मध्यमांक और आपके मध्यांक, मध्यमान के बारे में पढ़ा, लेकिन प्रसार की बात कर रहे हैं। देखिए, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की अगर हम बात करें तो प्रसार हमारा नहीं होगा। बाकी बहुलांक, मध्यांक और मध्यमान, ये तीनों चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से? देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्य मापें आपके माध्य, माध्यिका और बहुलक होता है। और प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं। और जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। बात करेंगे दोस्तों, अधिगम में प्रयत्न भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक। हल की बात करेंगे। बहुत प्यारे में जानते हैं, जब भी भूल की बात करें, प्रयत्न और भूल की बात करते हैं, एक ही नाम आता है हमारा, ऑप्शन नंबर थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं, थॉर्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अधिगम में प्रयत्न व भूल का सिद्धांत प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने किया। और इस सिद्धांत के अनुसार प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखने वाला एक निश्चित उद्दीपक के लिए एक निश्चित अनुक्रिया करने में परिपक्व हो जाता है। और इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। और थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया? तो थॉर्नडाइक ने किस पर किया भैया? बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? नमिक है, नामिक, अनुपात, क्रमिक, अंतराल। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? आपका कमेंट होना चाहिए। जब भी मापन के स्तर में जो सबसे अच्छा होता है, हम बात करें अनुपात की बात कर रहे हैं, 2:3 की बात कर रहे हैं।
अर्थात मापन के स्तर जो होते हैं, मापनों के लिए सबसे जो अच्छी विधि अनुपात विधि होती है, जिसमें दो या दो से तथ्यों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है और इसमें मापन में त्रुटि की संभावना न्यूनतम कम से कम रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी की बात कर रहे हैं, शब्द साहचर्य परीक्षण, 16 पीएफ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, रोसा स्याही धब्बा, टीएटी और 16 पीएफ यहाँ से प्रश्न आते हैं और जो हमने पिछले 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है उन पर ये सारे अच्छे तरीके से हमने डिटेल के साथ आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। तो कौन जो है व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो देखिए व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण की जब भी बात की जाती है तो 16 पीएफ जो है यह हमारा व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण नहीं कहलाता। यह है क्या, हम जान लेते हैं। देखिए जो आपके टीएटी शब्द दिया गया है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण टीएटी हो गया और साहचर्य परीक्षण, ये तीनों आपके क्या कहलाते हैं? प्रक्षेपी परीक्षण होते हैं। लेकिन जो 16 पीएफ परीक्षण होता है यह अप्रेक्षीय परीक्षण कहलाता है, जिसमें व्यक्ति के सामने प्रश्नों को रखा जाता है तथा उसका जवाब प्रश्न के विकल्प से प्राप्त किया जाता है। और ये 16 पीएफ में जो इनके प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 164 होती है। ध्यान दीजिए, प्रश्न आ सकता है, ये नोट कर लेंगे सभी लोग। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत द्वारा प्रतिपादन किया गया था। वाटसन के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, फालाव के द्वारा या कोहलर के द्वारा। प्रश्न क्या पूछा गया? आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। आवश्यकता की बात की जाए, यही आवश्यकता के साथ साथ पदानुक्रमिक सिद्धांत की बात की जाती है तो हम बात कर रहे हैं मैस्लो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैस्लो की बात करेंगे। जी हाँ, अब्राहम मैस्लो की बात कर रहे हैं। वर्ष 1954 में अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसे अभिप्रेरणा के मांग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अभिप्रेरणा के मांग के सिद्धांत के नाम से। और इस सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन के अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी का अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाता है। और मैस्लो ने मनुष्य की 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया है जिससे मनुष्य का प्रेरित होता है: आत्मानुभूति, सामाजिक सुरक्षा और हम शारीरिक की बात कर रहे हैं। नोट करेंगे सभी प्यारे मित्र, सहयोग करें, फीडबैक करें। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। 30 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट है। निम्नलिखित में से किसको जो है मुख्य या अधिकारी ग्रंथ कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को, एड्रीनल को, अंतःस्रावी को या पीयूष ग्रंथि की? जी हाँ, इनमें से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? एक ही नाम आएगा, सभी लोग जानते हैं, वो जानते हैं हम पीयूष ग्रंथि की बात कर रहे हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथ के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि की बात कर रहे हैं। सभी नोट करें, फीडबैक करें। अगला प्रश्न है कि किसने जो है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है? युंग, फ्रॉयड, एडलर, शलीबन। सभी कमेंट करेंगे। जिनका सपना है टीटी को क्रैक करना, गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सपने अपने ड्रीम्स को पूरे करने का वक्त आ चुका है। प्रैक्टिस सेट अटेंड करें, अपनी तैयारी चेक करें और उससे अच्छा बेहतर आप लोग और तैयारी कर सकते हैं और निखार लाएं, ताकि इस बार आर्या पार की लड़ाई लड़ना है। लड़ाई नहीं, यहाँ पर सिलेक्शन पाना है। हम बात करें किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया, एक ही नाम आता है, हम युंग की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। सामूहिक के जब भी नाम आए ध्यान दीजिएगा, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय आपके मनोवैज्ञानिक युंग के द्वारा दिया गया था। युंग से प्रश्न आता है और युंग के अनुसार एक कथन भी है मनोवैज्ञानिक युग के अनुसार कि अचेतन मन का एक हिस्सा है जो समाज, लोग एवं मानव जाति द्वारा अपने विचारों एवं अनुभवों का साझा करता है। अचेतन वह स्थिति है जो हमारे मन व्यवहार में होती है परंतु सामान्यतः प्रदर्शित नहीं होती है, किसी विशेष परिस्थिति में ही वह प्रदर्शित होती है। किसका कहना है? युंग का कहना है। अंगूर खट्टे हैं उदाहरण होगा दमन का, प्रतिगमन का, युक्तिकीकरण का या प्रतिक्रिया निर्माण का। अंगूर खट्टे हैं मतलब हमने स्वाद कोई लेगा तभी पता चलेगा। हम बात कर रहे हैं युक्तिकीकरण की बात कर रहे हैं। जी, अंगूर खट्टे हैं वाक्य में युक्तिकीकरण का उदाहरण है। अब युक्तिकरण को समझना क्या है कि युक्तिकरण मनोवैज्ञानिक रूप से एक रक्षा प्रणाली है जिसमें विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है तथा परिणाम के अनुसार कारण को व्यक्त किया जाता है। खट्टा है तो फिर कारण के रीजन देखिए आ गया ना कि परिणाम के अनुसार कारण को व्यक्त किया जाता है। तो परिणाम खट्टा है तो वो कारण यही कि अंगूर खट्टे हैं, खट्टा होगा तो खट्टा बोला जाएगा। ठीक है, अगला है
अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा दिया गया था? पॉलोव के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, टॉलमैन के द्वारा या स्किनर के द्वारा? जी हाँ, आपका कमेंट, आपका फीडबैक यहाँ पर शर्मान है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी क्रिया प्रसूत का नाम आता है, एक ही नाम आता है, हम बात कर रहे हैं स्किनर महोदय की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत मनोवैज्ञानिक वीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्रिया को बार बार करने में व्यक्ति में परिपक्वता आ जाती है। और स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रयोग चूहा और बिल्ली पर किया था। चूहे पर किया गया प्रयोग मुख्य माना जाता है। नोट करेंगे, हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट, हर एक लाजवाब है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि आईक्यू के बीच होगी। देखिए प्रश्न क्या है, हम बात करें औसत बुद्धि, तो देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, जो 100 के आसपास होगा वह औसत बुद्धि वाला हमारा वर्ग कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 90 से 109 यह कहलाएगा औसत बुद्धि वाला की बात कर रहे हैं, सी ऑप्शन। जी हाँ, साइमन बिने परीक्षण का प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक टर्मन ने वर्ष 1916 में बुद्धिलब्धि के वितरण की तालिका तैयार की। बुद्धिलब्ध बालक का बुद्धिलब्धि, बालक 30 से अगर 130 से अधिक है तो प्रतिभाशाली होगा, 121 से 130 तक है प्रखर बुद्धि वाला होगा, अगर 111 से 120 है तीव्र बुद्धि की बात कर रहे हैं, और जो है 91 से 110 है सामान्य की बात कर रहे हैं, और 81 से 90 की बात कर रहे हैं मंद बुद्धि की बात कर रहे हैं, 70 से 80 अल्प बुद्धि की बात कर रहे हैं। अगर 70 से कम है आपको जड़ बुद्धि की कैटेगरी में उसका आईक्यू आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जी हाँ, बात करें बंडूरा की बात करें, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है, यानी जो प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं इसको किस और क्या कहते हैं? अभ्यास का द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम सीखना या पुरस्कार द्वारा सीखना। देखिए बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण, ठीक है। तो जिसको हम किससे कहा जाता है, तो एक नाम से ही पता चल गया हमें, प्रतिक्रियाएं और प्रतिमानीकरण। ऑप्शन नंबर हम बात कर रहे हैं सी की बात कर रहे हैं, निरीक्षणात्मक अधिगम की बात कर रहे हैं। देखिए अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा अधिगम के क्षेत्र में सामाजिक अध्ययन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। प्रश्न आ सकता है सामाजिक अध्ययन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हम बात कर रहे हैं अल्बर्ट बंडूरा की बात कर रहे हैं। और अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसे निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। जिसमें क्या होता है, बच्चे अपने से बड़े के व्यवहार का निरीक्षण करके उसी के तरह व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। कहते हैं ना, बच्चे जो होते देखते हैं कि आप टीचर है, आपका स्वभाव अच्छा है, मुझे आईपीएस जो बनना है तो आईपीएस वाले लोगों को देखेंगे, जो पुलिस बनते हैं पुलिस वाले लोगों को देखेंगे, जो आर्मी में जाना है उनसे देखते हैं, ठीक है। तो बच्चे अपनी क्या करते हैं कि जिससे बच्चे क्या होता, अपने बड़ों के व्यवहार का निरीक्षण करके उसी तरह के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे बड़े तो बच्चे भी अच्छे करते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझते हैं। देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक जो चिंतन होता है किस अवस्था की विशेषता कहलाएगी? ध्यान दीजिएगा। देखिए पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं दी थी, यह प्रश्न आता है, ठीक है। और 4 अवस्थाएं आपकी स्क्रीन पर है। पहली अवस्था सभी लोग जानते हैं, हम बात कर रहे हैं संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था होती है, सभी जानते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक होती है। चौथी अवस्था होती है मूर्त अवस्था, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, 7 से लेकर 11 वर्ष तक कहते हैं। और चौथी होती है हमारी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष तक आगे तक होती है। अब यह प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की बात करें, कोई भी बच्चा जो है बालक है, अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता कहलाएगी? तो सभी लोग जानते हैं, हम ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, चौथी अवस्था औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, चारों अवस्थाएं दी गई हैं, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए चतुर्थ अवस्था में बालक में चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है और तथा अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल होगा।
देखिए समानता जन्मजात होगा, निरंतरता, वंशानुगत, युत्सा की बात कर रहे हैं। नोट करेंगे हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट को। देखिए जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल होगा, तो हम बात कर रहे हैं वंशानुक्रम की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। नोट करेंगे हर एक क्वेश्चन। देखिए वीएन झा के अनुसार यह कथन है, ध्यान दीजिए, वीएन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ध्यान दीजिए, बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में यह रिपीट हुआ प्रश्न और पूछा भी जाता है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, किसका कथन है? तो वीएन झा का कथन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सभी प्यारे मित्र नोट करें, फीडबैक करें, शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें टीटी परिवार को, शिक्षा जगत को सपोर्ट करें, अपने परिवार, आवर फैमिली, टीचर्स फैमिली को सपोर्ट करें। बात करेंगे मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? ऐसी विधि बताइए जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दी गई है कि मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाए। सहबंध विधि वो कहेगा, सहसंबंध विधि, मार्गान्त अंतरीकरण विधि की बात कर रहे हैं, सामयिक की बात कर रहे हैं, नवीकरणीय की बात कर रहे हैं। जी हाँ, नोट करें। देखिए मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जिस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है वह कहलाता है मार्गान्तरीकरण की बात कर रहे हैं, अर्थात पुनः निर्देशन की बात कर रहे हैं। पुनः निर्देशन के द्वारा मूल प्रवृत्तियों को परिवर्तन लाया जा सकता है, चाहे आपका मार्गान्तरीकरण दिया गया हो चाहे पुनः निर्देशन, ये दोनों ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्ययों का बनते रहना एक विषम प्रक्रिया है, अनियमित प्रक्रिया है, विलयन प्रक्रिया है या संचयी प्रक्रिया है? आपका कमेंट लाजवाब है। देखिए दोस्तों, कमेंट करें, फीडबैक करें, अपना स्कोर 30 में से आपका स्कोर क्या है, फीडबैक करें। जी हाँ, प्रत्ययों का बनते रहना एक हमारा संचयी प्रक्रिया है, क्या कहलाएगा? संचयी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, प्रत्ययों के बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अलग अलग तथ्यों का संग्रह करके प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है और संचयी का तात्पर्य इकट्ठा या संग्रह करना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं? निगेटिव नकारात्मक प्रश्न, भूलने का कारण नहीं होगा। मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति अभाव, सीखने की मात्रा, शिक्षक की योग्यता। देखिए भूलने का कारण क्या नहीं हो सकता, सभी लोग ध्यान दें। देखिए हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ठीक है डी की बात कर रहे हैं। शिक्षक की योग्यता जो है वो भूलने का कारण नहीं हो सकती। सीखने की मात्रा हो सकती है, आपने कम मात्रा में सीखेंगे तो भूलने का कारण हो सकती है। पुनरावृत्ति, अगर आपने दोबारा मान लीजिए क्लास देख रहे हैं, हो सकता है हफ्ते तक आपको याद रहेगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हो आप नोट भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, अगर आप पुनरावृत्ति आपने नहीं किया, इसलिए बोलते हैं टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पे नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको दिया जाता है। टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप जुड़े, लिंक दे दिया जाता है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें जायसवाल कोचिंग सेंटर अपने टीटी परिवार को। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर नोट्स जो भी हमारे क्यूज वगैरह होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, वहाँ पर अपलोड होता है, ठीक है, आसानी से आपको मिल जाएगा। और आप लोग ट्विटर पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो हर जगह आपका परिवार है, टीटी परिवार है, ठीक है। तो भूलने का कारण नहीं है, वह हमारा कहलाएगा शिक्षक की योग्यता। क्योंकि सभी पैरामीटर जानते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, कि अधिगम क्रिया के अंतर्गत बालकों में भूलने की प्रवृत्ति उनमें उत्पन्न मानसिक या शारीरिक दोष के कारण होती है। किसके कारण होती है? अधिगम क्रिया में अंतर्गत बालकों में भूलने की प्रवृत्ति जो है उनमें उत्पन्न मानसिक शारीरिक दोष के कारण होती है। जैसे मानसिक द्वंद्व हो जाए, पुनरावृत्ति का अभाव हो जाए, सीखने की मात्रा में, ठीक है, अधिकता की स्थिति में न हो, तो बालकों में भूलने के कारण में किसी भी प्रकार से शिक्षक का योगदान यहाँ पर नहीं होता कि शिक्षक के योगदान से बालक भूल जाएं। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन की बात करेंगे। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता एक कारक कहलाती है, जी कारक कहलाती है, एस कारक, जी कारक, आपने एस कारक पढ़ा होगा, जी कारक हो गया, विशिष्ट कारक हो गया या सांस्कृतिक कारक। तो एक तो दो में कन्फ्यूजन आता है, एस और जी में, क्योंकि ये अलग दिया गया है। तो स्पीयरमैन के अनुसार की बात, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जो आपके स्पीयरमैन है ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं। तो हम बात करें क्रिएटिविटी मतलब ग्रोथ, अगर आप क्रिएटिविटी करेंगे तो ग्रोथ करेंगे, तो हम क्या बात कर रहे हैं? जी कारक की बात कर रहे हैं। अगर आप क्रिएटिविटी करेंगे, स्पीयरमैन क्या एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्रिएटिविटी करते रहते हैं, क्रिएटिविटी करेंगे तो ग्रोथ जरूर होता है, तो हम जी कारक की बात कर रहे हैं। नोट करें, ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि संरचना के दो कारकों के मिलकर बनी होती है।
पहला होता है समान योग्यता कारक जी फैक्टर और दूसरा होता है विशिष्ट योग्यता कारक एस फैक्टर। तो देखिए जी कारक एक जन्मजात प्रतिभा के कारक के रूप में माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मानसिक क्षमता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक मानसिक कार्य करने की क्षमता भी निश्चित होती है। अतः जी कारक के कारण ही तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता का निर्धारण होता है, इसलिए आपका समस्या समाधान करने की क्षमता हमारा जी कारक कहलाएगी। नोट करें, इंपॉर्टेंट सेशन है। अगला प्रश्न है कि पढ़ाते समय समान कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए। आप लोग भावी अध्यापक होंगे, आपकी नियुक्त होगी, तो जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे उस पढ़ाते समय समान कक्षा में, जनरल की बात कर रहे हैं, अध्यापक यानी आपका जो है सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए। आप क्या है सर्वाधिक जो है शिक्षण तकनीक पर ध्यान देंगे, ज़्यादातर शारीरिक क्षमता पर या व्यक्तित्व भिन्नता पर या पारिवारिक स्थिति पर देखेंगे। देखिए आप लोग अध्यापक अध्यापिका हैं, ध्यान देना है, ध्यान देना है प्रश्न को, रिपीटेड प्रश्न है। हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व भिन्नता की बात कर रहे हैं। सभी बच्चे समान से नहीं होते हैं। पढ़ाते समय समान कक्षा में शिक्षक को सर्वाधिक ध्यान कक्षा में बैठे बालकों के व्यक्तित्व भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, इसका रीजन है कि सभी बालकों में बुद्धि क्षमता का स्तर अलग अलग होता है, साथ ही उनकी वातावरणीय जो स्थिति होती है वो भी भिन्न अलग अलग होती है। तो बालकों में अधिगम क्षमता में क्या है, भिन्नताएं पाई जाती हैं। अतः अध्यापक को इसका विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों के अधिगम क्षमता के अनुसार अधिगम कार्य किया जा सके और सभी बालकों का समान रूप से विकास हो। जी हाँ, अगर बच्चे पढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड़ या गिलफोर्ड हैं। देखिए जब भी द्वितत्व त्रितत्व की बात की जाती है, एक ही नाम आता, हम बात करें स्पीयरमैन की, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ये। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन। देखिए स्पीयरमैन कहाँ के मनोवैज्ञानिक, कहाँ के निवासी हैं, तो ब्रिटेन के हैं, नोट कर लीजिए। और स्पीयरमैन का ही कहना है कि बुद्ध की संरचना दो तत्वों से मिलकर होता है, एक समान कारक जी फैक्टर और विशिष्ट कारक एस फैक्टर। ठीक है, नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या स्मृति कहलाती है। तो जो कोई भी सीखी हुई बात होती है उसको स्मरण रखना, फिर उसके पुनः स्मरण करने की असफलता हो, यानी हम सीखते हैं और इसके बाद हम पुनः स्मरण करना हो, यार वो क्लास नंबर जो प्रैक्टिस सेट 4 था जिसमें जायसवाल सर बताए थे 26 नंबर प्रश्न जो बताए थे, उसका यार क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या था, फिर आप वो या पुनः स्मरण करने में असफलता कहलाते हैं। तो वो जो हमारा क्या कहलाएगा, सभी लोग जानते हैं हम विस्मृत की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो सीखी हुई बात को स्मरण रखने का पुनः स्मरण नहीं होता वह हमारी विस्मृत कहलाती है। मतलब विस्मृत का तात्पर्य ही होता है भूलना, कोई तथ्य याद ना हो। ठीक है, इस दोष को विस्मृत कहते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जिसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है व्यक्तित्व कहलाता है, संवेदना कहलाती है, समायोजन कहलाता है, चरित्र कहलाता है। प्रश्न को ध्यान दीजिए, परिभाषा है कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक आवश्यकताओं का गतिशील संगठन जो उसके वातावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, वह हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। नोट करेंगे सभी लोग। और बी एन झा के अनुसार यह कथन है, स्टेटमेंट है कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। बहुत बार पूछा गया है, वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है, किसका कथन है, वी एन झा का कथन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, समान पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि समान महिलाओं में एक्सएस होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं, ट्रिपल एक्स होते हैं या गुणसूत्र होते हैं। गूगल में ज़्यादातर ये सर्च किया जाता था पहले, जितने भी यहाँ पे 16+ होते थे, ये जो शब्द है ये ज़्यादा तो सर्च करते थे, लेकिन कुछ पाबंदी हो गई है। एक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, रियलिटी बात कर रहा हूँ दोस्तों, बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन मैं एक रियलिटी बात करता हूँ, इम्पैक्टफुल की बात, प्रैक्टिकली बात करता हूँ। देखिए समान पुरुष में जब भी हम एक थोड़ा, क्योंकि आई एम साइंस स्टूडेंट, ठीक है, मैं एक साइंस के स्टूडेंट हूँ और रहा भी हूँ, ठीक है, तो इससे अच्छा होता है, कई बार सीखने को मिलता है। देख इसको मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, फीडबैक करें आप लोग, सपोर्ट मिलता है, आप लोगों का प्यार है, स्नेह है। ठीक है, समान पुरुष में एक्स वाई, देखिए हम बात करें कि एक्स और एक्स वाई, ये ध्यान दीजिएगा, ये किसका होता है, ये हम फीमेल की बात कर रहे हैं, ये मेल की बात कर रहे हैं, ये गुणसूत्र है आपके। यहाँ पे एक फैक्ट होता है, अगर फीमेल का एक्स और मेल का एक्स मिलेगा तो यहाँ पे एक्स अर्थात फीमेल होगा, अगर फीमेल का एक्स और मेल का वाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई होगा अर्थात
क्या हो जाएगा, मेल की बात करेंगे तो ये सभी लोग जानते हैं। तो देखिए समान पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र हो, जबकि समान महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, अर्थात हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है मध्यमान कहलाता है, बहुलांक कहलाता है, मध्यांक कहलाता है, मानक विचलन कहलाता है। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वह हमारा क्या कहलाता है, मध्यांक। कैसे, ध्यान दीजिएगा, प्राप्तांकों का वह समूह 1 2 3 4 5 जिसके नीचे समूह के आधा और उसके ऊपर समूह के प्राप्तांक होते हैं। देखिए ये आधा, ये प्राप्तांक, ये क्या कहलाएगा, बीच वाला जो सेंटर है ये क्या कहलाता है, ये हम टोटल कर लेंगे, मध्यांक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12, तो 14 1 15, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए प्राप्तांकों, देखिए इसका सूत्र होता है मध्यांक बराबर होता है n/2वां पद, ये ध्यान देना है। 5 संख्याएं हैं तो नंबर आप 5 कर लेना, बटे 2 करिए तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ 2वां पद होता है, ये आपको ध्यान देना, मध्यांक का एक फार्मूला है, नोट करेंगे। आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि आकृति है, स्तंभा आकृति है, क्या दिया गया यहाँ पर, गुम्फाक्षर आकृति दिया गया है, यह स्वलिखित, ठीक है जी हाँ, यहाँ पे गुम्फाक्षर ऐसे लिखा होना चाहिए, तो मिसप्रिंट है थोड़ा बहुत। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि हमारी स्तंभ आकृति कहलाती है। देखिए क्या होता है, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की कई विधियां होती हैं, जैसे पाई चार्ट, स्तंभ आकृति, वेन आरेख। ध्यान दीजिएगा, रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की जो विधियां होती हैं, पाई चार्ट, स्तंभ आकृति, वेन आरेख, ये तीनों होती हैं। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें। बस सभी लोग आप लोग सपोर्ट करते रहें, आगे आने वाली क्लासेज आपको मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट में मिलेंगे। जाइए प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, हर क्लास आपको कंसेप्ट मिलेगा। नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, फेसबुक पेज पर फॉलो करें और ट्विटर पर एकजुट होने के लिए, एक फैमिली के लिए, TT फैमिली के लिए, शिक्षकों के परिवार के लिए, टीचर फैमिली के लिए आप लोग ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।